दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हालांकि जो पिछला हफ्ता गया 4 से लेकर 10 अगस्त का, इसमें जो मेन न्यूज थी वो तो एक प्राकृतिक आपदा जो उत्तरकाशी में आई उत्तराखंड में, वो उसी पे आधारित थी। और दूसरा राहुल गांधी द्वारा जो आक्षेप लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो मैक्सिमम जो पूरा वीक आई थिंक गया है, तो वहां तो उसी की डिस्कशन हुई है। लेकिन फिर भी कुछ खबरें जिन पे हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं, जो ढूंढ ढूंढ के हमने क्वेश्चन निकाले हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, इब्री का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट डज एक्रोनियम इब्री स्टैंड फॉर? ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी फुल फॉर्म है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, यानी ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। वहीं अगर हम रामसर इनिशिएटिव की बात करते हैं, ठीक है, रामसर साइट्स की बात करते हैं, तो दोस्तों रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फेब 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है, वहां पे हुई थी। तो यहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स है जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए इसको ये बनाया गया था। वहीं अगर हम भारत में बात करें कि भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं, तो दोस्तों ये है 91। ठीक है, लेटेस्ट रामसर साइट्स जो इंडिया में है वो अभी बनाई गई हैं। खीचन, उनको दर्जा दिया गया है, खीचन और मिनार, और ये दोनों हैं राजस्थान में। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, द इब्री इनिशिएटिव वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय रामसर नेशनल फोकल पॉइंट्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? इब्री पहल को किस देश समूह के रामसर राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? ठीक है, अब जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, यहां आईबी जो है वो इंडो बर्मा को सिग्निफिकेंट करता है, यानी उसको बताता है। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, यहां पे इब्री की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है कंबोडिया, लाओ पीडीआर, लाओ जिसको आप लाओस के नाम से जानते हैं, पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, पीडीआर स्टैंड्स फॉर पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तीसरा देश जो है वो म्यांमार है, चौथा देश जो है इसमें थाईलैंड शामिल है, और पांचवा देश जो है इसमें वियतनाम है। तो इंडिया कहीं पे भी नहीं है। तो फिर यहां पे सवाल ये उठता है कि यहां ये जो आईबी है, यहां पे इसकी फुल फॉर्म जो है इंडो बर्मा क्यों है? तो दोस्तों यहां पे आपको याद आना चाहिए, इंडिया ने एक पॉलिसी अपना रखी है, लुक ईस्ट। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, इंडिया की एक पॉलिसी है लुक ईस्ट। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षण देने के लिए ये इब्री जो है बाकी देशों ने बनाया है, लेकिन इंडिया का नाम इसमें शामिल कर दिया जाता है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इब्री का हिस्सा नहीं है। क्लियर? और ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित देशों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इब्री? ठीक है, तो उसमें जो होगा ऑप्शन में इंडिया हो सकता है। क्लियर है? आई होप ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी समझ में आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं यहां। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो प्लीज उसको मेंशन जरूर कीजिएगा मैसेज बॉक्स में,
ताकि मैं उसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज कंजर्वेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एशियन जायंट टॉर्टॉइज अकॉर्डिंग टू IUCN। अब दोस्तों, अगर हम पिछले प्रश्न की ओर बढ़े, यहां पे हमने बोला कि यहां जो रामसर का मतलब क्या है। यहां पे रामसर वेटलैंड्स 2 फैब 1971 में जो ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पे मीटिंग की गई जहां पे हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना था। इसीलिए 2 फैब को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, जिसको हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। क्लियर? उसी से, क्योंकि यहाँ पे खबरें बहुत ज्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एशियन जायंट टॉर्टॉइज अकॉर्डिंग टू IUCN। ये IUCN जो है, इसके बारे में अगले प्रश्न में भी हम देखेंगे, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जहां पे जो विलुप्त हो रहे हैं, कुछ विलुप्त हो रहे पक्षियों के बारे में और पशुओं के बारे में, और फिर उसके बाद नेचर की कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट विलुप्त हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए IUCN एक पहल करता है। ठीक है? अब यहां पे प्रश्न ये पूछा गया है, IUCN के अनुसार एशियाई विशाल कछुए की संरक्षण स्थिति क्या है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि सबसे ज्यादा कछुए जो हैं, सबसे बड़े कछुए कौन सा है, वो सबसे बड़ा कछुआ कौन सा है, तो वो है एशियन जायंट टॉर्टॉइज। क्लियर? तो दोस्तों, यहां पे एक और चीज समझनी पड़ेगी, टर्टल और टॉर्टॉइज दोनों ही जो वैरायटीज हैं वो कछुए की वैरायटीज है। क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है? तो यहां पे दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो टर्टल है वो पानी में ज्यादा रहना पसंद करता है, लेकिन यहाँ ये जो जायंट टॉर्टॉइज है ये धरती पे अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी मुझे अभी एग्जाम याद नहीं आ रहा है कहां पे ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वहां पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो धरती पे घोंसला बनाकर रहता है। तो ऑप्शन में आपको ये एशियन जायंट टॉर्टॉइज भी दिखेगा। क्लियर है? अब IUCN ने इसको रखा हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशीज। ठीक है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी ये ऑलमोस्ट विलुप्त होने की कगार पे है क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है? और इसमें अगर हम बात करें कि इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी बहुत स्लो है। ठीक है? तो इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला हुआ है। क्लियर? चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, व्हाट डज IUCN स्टैंड फॉर। IUCN का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आई थिंक मुझे पहले डालना चाहिए था, चलो। तो IUCN की फुल फॉर्म जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति को प्रकृति को संरक्षण देने का काम जो है वो कौन करता है? IUCN। इस प्रकृति में पक्षी भी आ जाएंगे, इसमें पशु भी आ जाएंगे, इसमें पेड़ भी आ जाएंगे, इसमें सारी चीजें वो आ जाएंगी जो प्रकृति ने हमें दी हैं, और एक एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाने का काम ये सारी की सारी करते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आई थिंक वो भी IUCN से रिलेटेड ही है। Which of the following is most well-known conservation tool developed by IUCN? निम्नलिखित में से कौन सा IUCN द्वारा विकसित सबसे प्रसिद्ध संरक्षण उपकरण है? दोस्तों, IUCN क्या करता है, जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, कोई भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जो खत्म होने के कगार पे हैं,
उनको IUCN जो है वो रेड बुक कैटेगरी में डाल देता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, और यहां पे मैंने छोटा करके लिखा हुआ है रेड बुक, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। इसका प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। क्लियर? कि IUCN जो है वो किस किताब में, और आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि IUCN किस किताब में जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनके बारे में मेंशन करता है। क्लियर? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ IUCN लोकेटेड? IUCN का मुख्यालय कहां है? क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। ये है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्लैंड। तो दोस्तों अब यहां पे मैं आपके लिए एक प्रश्न, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, यहां पे आपके लिए एक मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? क्लियर? प्रश्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, और इसको आप जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप डालेंगे। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मेराइट स्कीम? मेराइट योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पिछले हफ्ते जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें इस बारे में डिस्कशन हुई, और वहां पे डिस्कस हुआ कि जितनी भी इंडिया की टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी यहां अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, यानी B.Tech कर ली है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन उनको सिविल इंजीनियरिंग का पता नहीं है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है फिक्की का। ठीक है, फिक्की जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स, यानी जितनी भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी जो संस्था है फिक्की, उसका ये कहना है। तो चलिए यहां पे मेराइट स्कीम जो है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहां बच्चों के स्किल को डेवलप करने के लिए, टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए इस बार ये सप्लीमेंट्री आप नोट कर लीजिएगा। यहां पे गवर्नमेंट ने बजट में टेक्निकल एजुकेशन की बात की थी, लेकिन बजट में सिर्फ बात की गई थी, बजट एलोकेट नहीं किया गया था। तो इस बार जो मीटिंग हुई है तो यहां कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपए, 4200 करोड़ रुपीस जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए एलोकेट किए हैं। तो इसी वजह से ये टॉपिक चर्चा में था। क्लियर? अब ये जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4200 करोड़ रुपए इशू किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, इसमें 275 जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको शामिल किया गया है। इसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी होंगे, और गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो भी होंगे। क्लियर? देन 100 पॉलिटेक्निक्स होंगे। अगेन इन 100 पॉलिटेक्निक्स में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं वो भी शामिल है, और जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं वो भी शामिल है। क्लियर? तो यहां पे मेराइट की फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024, which states or union territories were the top overall for front runners? ठीक है, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समग्र रूप से शीर्ष पर थे? अब दोस्तों जैसा मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कारण है ये जो इंडेक्स है ये इशू किया गया है नीति आयोग द्वारा। क्लियर? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये जो इंडेक्स है ये इशू किया गया है नीति आयोग द्वारा, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। अब दिल्ली जो है इसीलिए यहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मेंशन किया गया है। ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, महाराष्ट्र स्टेट है और चंडीगढ़ अगेन यूनियन टेरिटरी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बन जाता है कि जो भारत की सरकार है, भारत सरकार वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी पर्यावरण को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसको फेम बोलते थे, फेम। ठीक है, ये जो फेम स्कीम है ये 2015 में फेम 1 चलाया गया था और 2019 में फेम 2 स्कीम चलाई गई थी। क्लियर है? अब यहां पे ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक सीधा सीधा बोलता हूं कि इन केस एनवायरनमेंट को लेकर और वाहनों को लेकर, जितने व्हीकल्स हैं उनको लेकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर ऑप्शन में फेम दिखे उसको सीधे ही टिक कर देना, वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे, व्हाट डज एक्रोनियम फेम स्टैंड फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्कीम? भारतीय सरकार की योजना के संदर्भ में फेम का संक्षिप्त यहाँ पे हिंदी में गड़बड़ा जाती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यह है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पर्यावरण को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड, ये ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं आजकल हाइब्रिड मॉडल पे आ रही हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहां पे अगर आपको आइडिया हो तो आई थिंक जो लोग यूपी में रहते हैं, और ये यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। ठीक है, जितने भी लोग जो यूपी में रहते हैं, जो यूपी गवर्नमेंट है, वो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन में आई थिंक कुछ परसेंट का वो रिबेट देते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने इंसेंटिव घोषित कर रखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि फेम 1 स्कीम जो है ये अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी और इसको फिर 2 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी, और फिर इसके बाद फेम 2 स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2019 में। क्लियर है? तो एक्रोनिम फुल जो फेम की फुल फॉर्म है ये है ऑप्शन बी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है, अकॉर्डिंग टू 2025 यानी जो वर्तमान में वर्ष चला हुआ है,
According to 2025 Global AI Cities Artificial Intelligence Cities Index, which city was ranked as the world's leading AI city? दोस्तों अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एआई सिटीज हिंदी में देखते हैं। 2025 ग्लोबल एआई सिटीज इंडेक्स के अनुसार किस शहर को दुनिया के अग्रणी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर के रूप में स्थान दिया गया जहां पे एआई का प्रयोग खूब हो रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा शहर बन गया है जहां पे एआई का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है, नेगेटिव में नहीं। क्लियर? वहीं अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सेकंड रैंक जो आया है वो सियोल का है, थर्ड रैंक जो है वो बीजिंग का है, फोर्थ रैंक जो है वो दुबई का है और पांचवां शहर जो है वो है सैन फ्रांसिस्को। तो हम यहाँ पे शहरों की बात कर रहे हैं। तो पहला रैंक जो है वो सिंगापुर शहर का है, दूसरा सियोल का, तीसरा बीजिंग का, चौथा दुबई का और पांचवा जो है वो सैन फ्रांसिस्को का। तो ये जो इंडेक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि विच सिटी फ्रॉम इंडिया वाज रैंक्ड हाईएस्ट इन 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। तो 2025 में ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर रहा? सर्वोच्च मींस इंडिया में, ठीक है, नॉट इन वर्ल्ड, इंडिया में। तो दोस्तों ये है बेंगलुरु, ऑप्शन बी। यहां से एक और प्रश्न निकलेगा कि अगर हम यहाँ पे पिछले उसमें जाएं तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ल्ड में तो अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन सा शहर है? वो तो है सिंगापुर। वहीं अगर हम इस प्रश्न में आए तो भारत का पहले नंबर पर जो एआई सिटी है वो तो है बेंगलुरु। लेकिन अगर हम ये पूछ लें कि पूरे वर्ल्ड में बेंगलुरु का कौन सा स्थान है, ठीक है, तो दोस्तों ये है 26th। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। पूरे वर्ल्ड में बेंगलुरु का जो स्थान है वो 26th है। क्लियर? आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द सुगम्य भारत ऐप सर्विसेज व्हाट प्राइमरी फंक्शन विद इन द कैंपेन। सुगम्य भारत ऐप अभियान के अंतर्गत क्या प्राथमिक कार्य करता है? तो दोस्तों पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सुगम्य भारत ऐप जो है ये क्या चीज है। तो दोस्तों सुगम्य भारत ऐप जो है ये सुगम्य अभियान की अगर हम बात करें तो जितने भी जो दिव्यांग है, ठीक है, जो किसी ना किसी अंग के कारण वो हैंडीकैप हैं, तो ये ऐप जो है उनके लिए विकसित की गई थी और इसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहां पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इसकी मिनिस्ट्री है दोस्तों सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो ये जो अभियान है ये चलाया था जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें बेसिकली क्या था, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए एक ऐसी जगहें डेवलप करना था जहां उनको एक सुविधा मिले।
तो अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी दिव्यांग, ये जो डेवलप किया गया था कि जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उनके लिए, दिव्यांगों के लिए स्पेशल वो बनाया जाएगा, रैंप बनाए जाएंगे। जितनी भी आपके बस स्टैंड है वहां दिव्यांगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और एयरपोर्ट्स, जितने भी एयरपोर्ट्स है वहां दिव्यांगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, तो वहां पे रैंप्स बनाए जाएंगे ताकि उनकी जो व्हील चेयर है वो प्रॉपरली जा सके। क्लियर? तो ये है सुगम्य भारत ऐप। डन। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी लॉन्च्ड अंडर सुगम्य भारत अभियान फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो सुगम्य अभियान है वो स्पेशल डिसेबिलिटीज के लोगों के लिए है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत शुरू की गई ऑनलाइन लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो मित्रों, ये है सुगम्य पुस्तकालय। सुगम्य पुस्तकालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये रिसेंटली चर्चा में क्यों था? क्योंकि कोरल रीफ, कोरल जो होते हैं वो एक एनिमल होते हैं जो कि माइक्रो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और फिर जब वो मर जाते हैं तो वो समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और समुद्र की लहरें जो हैं वो उनको समुद्र तट के जो बीचेस होते हैं उन पे छोड़ जाती हैं। तो उनसे एक रीफ बन जाता है, यहाँ पे एक दीवार टाइप बन जाती है जहां पे पानी जो है वो एक बार क्रॉस कर लिया फिर वापस नहीं आता, और उससे बनती हैं लगून्स। क्लियर? अब यहां पे अगर हम देखें कि ग्रेट बैरियर रीफ, और हिमाचल में एक प्रश्न जो है ये पुलिस में पूछा गया, द ग्रेट, वहां पे कोरल बैरियर रीफ दिया होता फुल फॉर्म। क्लियर? तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि उनकी धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस आने के कारण ये जो कोरल रीफ बैरियर है ये 25% से अधिक घट चुका है। क्लियर? इसी वजह से ये चर्चा में था। तो ऑस्ट्रेलिया में है कोरल रीफ बैरियर। क्लियर है? इसको द ग्रेट बैरियर रीफ भी बोल सकते हैं, द ग्रेट कोरल रीफ बैरियर भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जितने भी लोग जो है यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विच सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन से, बेसिकली मैंने क्यों डाला कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनका मुझे स्पेशली फोन आया कि सर आप बहुत आसान आसान क्वेश्चन डाल देते हो, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के साथ यूपीएससी के लिए भी आप कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस डालिए। तो दोस्तों अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये आर्टिकल था, ठीक है, और यही आर्टिकल जो है द हिंदू में भी था, ठीक है, और द हिंदू में जो आर्टिकल था, इज द इंडियन इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस्ड, तो उसमें पूरे का पूरा जो है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया गया था। क्लियर? पहले एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो गोल्डीलॉक्स है ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है। गोल्डीलॉक्स जो है वो एक फेरी टेल है, जो कि एक कहानी है जिसमें गोल्डीलॉक्स, कहानी का जो नाम है वो है गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बियर्स। वहां गोल्डीलॉक एक लड़की का नाम है, ठीक है, और इसको 19th सेंचुरी में इसको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में शामिल करना शुरू कर दिया था।
ठीक है। तो यहां पे प्रश्न ये पूछा गया है, आर्थिक स्थितियों का कौन सा समूह गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों ये है मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ। जहां पे किसी भी देश में, अगर जीडीपी जो है वो ना तो बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रही है, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और ना ही बहुत तेज रफ्तार से घट रही है, यानी वो धीरे धीरे वो बढ़ रही है। लो इन्फ्लेशन, जहां पे महंगाई कम है, क्योंकि आरबीआई का अभी डाटा आया है और उन्होंने जो ब्याज की दर है वो समान रखी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की है ना कमी की है। एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे बेरोजगारी दर जो है वो कम है। ठीक? तो ऐसी एक सिचुएशन को गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहा जाता है। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये भारत की इकोनॉमी के बारे में कहा है। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी के बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। अब यहां पे अगर हम देखें डेफिनेशन को, अ गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी is a state of economic equilibrium where conditions are just right, just right। ठीक है, ना तो बहुत तेज है, बहुत तेज दर से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और ना ही बहुत कोल्ड है, यानी बहुत तेजी से वो गिर रही है। इट्स अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विद लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। ठीक है, जहां पे महंगाई दर जो है वो सस्टेन्ड है और कम है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें, द की फीचर्स, जो इसके खूबियां हैं उसके बारे में अगर हम जाने, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आइडियल स्टेट आर मॉडरेट सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग स्पीडली, जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बट नो सो फास्ट, बट बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ रही है, दैट इट रिस्क ओवर हीटिंग, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक आपदा आने का अपना खतरा हो, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे भी आती है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि धीरे धीरे दिस ग्रोथ इज सफिशिएंट टू क्रिएट जॉब्स। ये जो ग्रोथ है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, वो जितनी भी जॉब्स हैं उसको, पर्याप्त जॉब है उनको क्रिएट कर पा रही है, एंड इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है लो इन्फ्लेशन। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की, अगर महंगाई दर की बात करें तो वो बोलता है कि बहुत कम होगी। प्राइजेज आर स्टेबल, जितने भी मूल्य हैं वो स्थिर रहेंगे। प्रिवेंटिंग एन इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट। यानी एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा है, महंगाई दर होना, और बिजनेसमैन के लिए एक आइडियल कंडीशन है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके। क्लियर? एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे बेरोजगारी दर बहुत कम हो। द लेबर मार्केट इज हेल्दी, जहां पे जो काम करने वाले हैं उनको उनके मन चाहे जो जॉब्स हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन को शो करता है जिसको गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? तो अभी भारत सरकार ने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है 2024 में, ठीक है, इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, भारत की जो ग्रोथ है 2024 में वो रही है 7.6%। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। क्लियर? सीपीआई, क्योंकि यहां पे बात हो रही है लो इन्फ्लेशन की, ठीक है, महंगाई दर की कम की, भारत में महंगाई दर जो है वो कम है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो सरकार ये बोलती है कि 2.82% घट गई है। डन। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है ये क्लेम कर रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्तमान में वो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की कैटेगरी में आती है। क्लियर। वहीं अगर हम एक्चुअल में बात करें कि मार्केट में क्या एक्चुअल में ये कंडीशन है, फिजिकली की ये कंडीशंस है, तो दोस्तों इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग टिप्पणी करें कि क्या जो महंगाई दर है क्या वो 2.82% से घटी है फिजिकली। गवर्नमेंट जो मर्जी क्लेम करते रहे, आई वॉन्ट योर ओपिनियन। क्लियर है। अगर हम आइडियली बात करें, अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली जो इन्फ्लेशन है, जो आइडियल इन्फ्लेशन है दैट शुड बी 4% +-2। ठीक है, +2 हो सकती है और इसके बाद -2 हो सकती है। यानी वो मैक्सिमम अगर जाना चाहे, मैक्सिमम जो है वो 6% हो सकती है और मिनिमम 2%। तो ये एक आइडियल इन्फ्लेशन होती है। तो आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी स्टेट, क्या एक्चुअल में ऐसा है। फिर सो +2%, यहाँ पे परसेंट मेंशन करना भूल गया मैं, या -2%। क्लियर है। उसका कारण मैं आपको एक बताता हूं, क्योंकि आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूं। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि इंडिया में कोविड के बाद के शेप रिकवरी हुई है। के शेप रिकवरी। ठीक है। इस टॉपिक को मैं क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। आई थिंक पूरे वीक में मैंने जितनी भी खबरें पढ़ी, वो चाहे किसी भी अखबार में हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मुझे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी ही लगा। ठीक है। अब इस के शेप रिकवरी का मतलब क्या है, इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। ठीक है। इससे पहले कि मैं आईएलओ पे जाऊं, आपको एक मैं और डाटा देता हूं। गिनी इंडेक्स, ये भी हमने हाल ही में किया था कि गिनी इंडेक्स में आई थिंक इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का रैंक जो है वो 4th मेंशन किया हुआ है, 4th रैंक। यानी इंडिया में अमीर और गरीब, ये जो गिनी इंडेक्स है ये शो करता है कि इनइक्वालिटीज, अमीर और गरीब में जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। तो दोस्तों ये भी मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप अपने आसपास देख लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि अमीर जो है वो, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हुई है। ठीक है। अब आते हैं आईएलओ के जो स्टडी है उस पे। आईएलओ कहता है कि इंडिया में जो रिकवरी हुई है इकोनॉमी की आफ्टर कोविड, वो के शेप में हुई है। यानी अगर हम के का यहां ऊपर से देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं बाय वर्च्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो के शेप में यानी इकोनॉमी कहीं यहां पे होगी और यहां से इकोनॉमी जो है कोविड के दौरान ऑलमोस्ट -24% से डाउन गई। ठीक है। 23 पॉइंट समथिंग थी, ऑलमोस्ट 24%। तो ऊपर से इकोनॉमी जो है वो नीचे गई। क्लियर। फिर जिस टाइम कोविड के बाद मार्केट खुली तो यहां से इकोनॉमी
धीरे धीरे ऊपर गई। क्लियर? जैसे ही यहां पे पहुंची, यहां से जो अमीर है वो और अमीर होता गया, और जो गरीब है वो और गरीब होता गया। यानी आईएलओ ये कह रहा है कि अमीर और गरीब की खाई जो है वो बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्लेम करती है कि वो खाई कम हुई है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो 4th रैंक पे पहुंच गया है, ठीक है, जहां पे अमीर और गरीब की खाई बड़ी है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मैसेज बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए कि क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि अमीर और गरीब की खाई जो है वो कम हुई है। क्लियर? तो ये एक टॉपिक था जिसको मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत, आई थिंक सभी को ये लग रहा होगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे भी ये लगता है कि आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और यही जितने भी हिमाचल एचएएस के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, और जितने भी लोग हायर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। डाटा पे जरूर ध्यान दीजिएगा, डाटा को जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इस वजह से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के फोन आए थे, तो आगे से मैं क्या करूंगा, आई टेक अप 25 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है, क्योंकि मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे जो हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, कोई एचएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी मेरे पास जो है वो पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो अभी घर पे बैठ के वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे से मैं हो सकता हूं फ्यूचर में अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूं, तो प्लीज मेरे को एडवाइस कीजिए कि क्या मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूं संडे वाले दिन। तो आप मैसेज बॉक्स में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न जो है वो गोल्डीलॉक्स पे ही है। विच सेट, ओके, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। विच सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी? तो मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 16वें। विच प्रोडक्ट फ्रॉम उदंगुडी रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? हाल ही में उदंगुडी के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? दोस्तों आपको पता ही होगा, जीआई टैग जो होता है वो एक तरह का कहेंगे हम इसको ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क हम कह लेंगे, ठीक है यार, जिसको हम आम भाषा में पेटेंट भी बोलेंगे, क्योंकि इंडिया में पेटेंट लागू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जीआई टैग जो है ये लागू है, और जीआई टैग और पेटेंट में बेसिकली क्या रोल होता है कि अगर कोई भी इंसान कोई डिस्कवरी करता है, कोई भी एक, या कोई भी एक एरिया है, उसकी एक पर्टिकुलर खूबी है, तो उसको कोई कॉपी ना कर ले, बेसिकली इसको आसान भाषा में हम कॉपीराइट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो कोई उसकी कॉपी ना कर सके, तो जो पेटेंट होता है वो 20 वर्ष तक लागू होता है, वहीं जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष तक लागू होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है, हाल ही में उदंगुडी दोस्तों ये तमिलनाडु में, ठीक है, कि किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये है पनांग करुपट्टी। पनांग करुपट्टी ये एक पाम जैगरी है, खजूर से बनाया हुआ एक गुड़ है, जिसका उपयोग जो है बर्फी मिठाइयां बनाने के लिए बेसिकली होता है, जिसकी लाइफ जो है वो ज्यादा लंबी रहती है, ठीक है। पाम जैगरी, इंग्लिश में इसको पाम जैगरी बोलेंगे, और हिंदी में इसको, जैसे पाम जो है वो खजूर होता है, जैगरी मीन्स गुड़। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पनांग करुपट्टी। क्लियर? चलिए, यहां से हम नॉर्मली में जो है वो मैं 15 प्रश्न लेता था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लेने चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। एक तो ये हो गया, और दूसरा है काकोरी रेल
train action? Kakori train action took place on which of the following? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? क्लियर? तो दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त 1925। डन। इसमें एक मैं पॉइंट स्किप कर गया, उसको पहले इसको क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो और आप तैयारी कर रहे हैं किसी टेस्ट की, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में समाप्त कर दिया था। फिर चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद पॉलिटिकली एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था भारत के, जो उस टाइम का समय था, वहां पे राजनीतिक रूप से कोई भी घटना नहीं हो रही थी। और मजेदार बात यह है, मैं आज आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो आज ही मैंने ये टॉपिक, आज नहीं कल, पिछले कल या परसों में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो उस टाइम पे राजनीतिक तौर पे कोई भी घटना नहीं हो रही थी। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था HRA। ठीक है, HRA। इसकी फुल फॉर्म थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि हम आजादी जो है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो यहां पे सचिंद्र नाथ सन्याल, नाम भी लिख देता हूं, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल जो है वो HRA की फॉर्मेशन करते हैं, इस संगठन का गठन करते हैं। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी जिनके नाम आपने सुन रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे यहाँ पे शामिल होते हैं। और इन्होंने ये कहा कि हम आजादी हासिल करेंगे और वो करेंगे हथियारों के दम पर। हथियारों के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अंग्रेजों का खजाना जो है वो एक ट्रेन जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही है, जिसका पूरा नाम जो है वो 8, ट्रेन का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेन का नाम है 8 डाउनटाउन ट्रेन। ये जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। तो अब HRA के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि इस ट्रेन को लूटा जाएगा। और यहाँ पे 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो स्टेशन है, जो कि आई थिंक फैजाबाद, जिसका नाम वर्तमान में अयोध्या कैंट है, उससे पिछला स्टेशन है, वहां पे अंग्रेजों ने इसको क्रांतिकारियों ने इसको लूट लिया। क्लियर? तो इसको नाम दिया गया था काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कांड। लेकिन 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे अपनी स्लाइड्स में, आज के वीडियो में डालना भूल गया, दैट इज, मैं यहां पे एक प्लेन स्लाइड ले लेता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड ले ली मैंने। यहां पे दोस्तों दो चीजों को मैं मेंशन करना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां नहीं आ पा रहा है, चलिए मैं वैसे बता देता हूं, यहां पे अभी नहीं आ पा रहा है। 6 अगस्त,
ठीक है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। 6 अगस्त 1945, क्योंकि अगस्त का हम बात कर रहे हैं 4 से 10 अगस्त के बीच में बात कर रहे हैं, तो 6 अगस्त 1945 यहां जाना जाता है हिरोशिमा डे, क्योंकि यहां पे हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराया गया था जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। क्लियर? और इसके बाद 9 अगस्त 1945 यहां पे नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया गया था जिसका कोड नेम था फैट बॉय। क्लियर? तो मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, एचआरए के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद भगत सिंह जो सचिंद्र नाथ सान्याल, क्योंकि यहाँ पे ये जो डकैती अपना काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, तो यहाँ पे एक गद्दार आ गया, गद्दार निकल आया था, उसने सभी क्रांतिकारियों के पते बता दिए। ठीक है, तो इस कहानी को हम जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। तो फिर से मेरी अपील है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप थम्स अप कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको मैसेज बॉक्स में डालिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू।